हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। बेसिक तौर पर मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि कानून का सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है संविधान। संविधान की बातों का पालन करके विधायिका, अब विधायिका दो प्रकार की होती है, केंद्र की या राज्य की। तो संविधान की बातों का पालन करके विधायिका बनाती है अधिनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक्ट। क्लियर हो गया? जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अधिनियम। और अधिनियम की बातों का पालन करके, ठीक है, फिर से विधायिका क्या बनाती है, रूल। क्या बनाती है? रूल, जिसको हम कहते हैं क्या, नियम। समझिएगा बात को ध्यान से। तो भारतीय संविधान के 243 एन याद रखिएगा को पालन करके पंचायती राज अधिनियम बनाया छत्तीसगढ़ की विधायिका ने। और छत्तीसगढ़ की विधायिका ने जो पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया, उसके सेक्शन 95 में यह प्रावधान किया गया कि वह किसी भी बात को लेकर नियम बना सकता है, किसी बात को लेकर। तो छत्तीसगढ़ की विधायिका ने निर्वाचन को लेकर, किसको लेकर के, निर्वाचन को लेकर के नियम बनाया 1995 में। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि अधिनियम बनाने की शक्ति भारतीय संविधान देता है, नियम बनाने की शक्ति अधिनियम देता है। यहां तक तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अधिनियम बनाने की शक्ति कौन देता है, भारतीय संविधान, और नियम बनाने की शक्ति देता है कौन, अधिनियम। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा का नाम क्या है, 95 ने पावर दिया था नियम बनाने की। किस पर नियम बनाएगा, वो स्वतंत्र है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा ने किस पर नियम बनाया, इलेक्शन पर। तो इलेक्शन रूल 1995 का निर्माण किया छत्तीसगढ़ पंचायती राज ने, और निर्वाचन नियम के बारे में व्याख्या किया। तो निर्वाचन नियम में कुल अध्याय कितने हैं, 11 अध्याय। इस पे कोई सेक्शन नहीं है। जनरली ऐसा नहीं है कि नियम में सेक्शन नहीं होते, नियम में भी सेक्शन होते हैं। जैसे अधिनियम में अध्याय और धाराएं होती हैं, वैसे नियम में भी अध्याय और धारा हो सकती है। पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम में केवल और केवल क्या है, अध्याय है, धाराएं नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गया? अध्याय है, धाराएं नहीं है। और अध्यायों की संख्या कितनी है, 11। हालांकि छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन के मामले में अधिनियम में भी वर्णन था। यदि आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4 को देखें तो अध्याय 4 में निर्वाचन का वर्णन था, पर अध्याय 4 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, निर्वाचन नियम का वर्णन नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4 भी निर्वाचन का वर्णन करता है, पर वहां पर निर्वाचन के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का वर्णन है। तो वहां पर यह बताया गया है कि राज्य में जो 3 स्तर की पंचायत होंगी, ग्राम, जनपद और जिला, उनका चुनाव कराने के लिए एक सेपरेट और स्वतंत्र एक क्या बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग, जिसको अपन ACS कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन आपका छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4 करता है। यहां तक बात सबको समझ में आई? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 4 किसका वर्णन करता है, निर्वाचन आयोग का। वहां पर सब चीज पढ़ा कि निर्वाचन आयोग का कितना अध्यक्ष, मतलब कितना कमिश्नर, कितने मेंबर होंगे, कौन उसकी नियुक्ति करेगा, क्या उसका कार्यकाल होगा, उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी, सब हमने अध्याय 4 में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि निर्वाचन के संबंध में नियम बनाना होगा कि किसी के लिए आरक्षण होगा तो कैसे डिसाइड होगा, कार्यकाल कैसे डिसाइड होगा, कोई अभ्यर्थी वोट डालेगा कैसे डालेगा, क्या क्या प्रपत्र में फॉर्म डालेगा, वो निर्वाचन नियम अलग है। तो जिस बात को वहां स्पष्ट नहीं किया गया था अध्याय 4 में, उस बात को स्पष्ट करने के लिए अलग से हमने नियम बना दिया, निर्वाचन नियम। और नियम बनाने की शक्ति अधिनियम ही देता है। अधिनियम की कौन सी धारा देती है, 95 धारा। क्लियर हो गया? तो छत्तीसगढ़ में जो 3 स्तर के चुनाव होते हैं, ग्राम, जनपद और जिला, उन 3 स्तर के चुनाव के संबंध में नियम 95 बनाया गया, जिसमें कितने अध्याय हैं, 11 अध्याय हैं, धारा एक भी नहीं है, अनुसूची एक भी नहीं है। क्लियर हो गया? सिर्फ और सिर्फ क्या है, अध्याय।
अब अध्याय में सबसे पहला अध्याय आते हैं, तो अध्याय 1 का नाम है क्या? निर्वाचन को स्पष्ट किया गया। अध्याय 1 में किसको स्पष्ट किया गया? निर्वाचन। तो निर्वाचन सब जानते हो भाई, जनता के द्वारा चुनाव करके किसी लोक प्रतिनिधि को चुनना क्या कहलाता है? निर्वाचन कहलाता है। अब आ गया अध्याय 2, जिस बात को पहले समझा चुका हूं उसको एक्सप्लेन नहीं किया हूं। तो अध्याय 2 में क्या है? वार्ड एवं जनपद जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन। सबको पता है, ग्राम पंचायत में हम वार्ड कहते हैं, जनपद और जिला पंचायत में निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वार्ड का विभाजन कौन करता है? एसडीएम। कौन करता है? एसडीएम। कितनी जनसंख्या पर? कितनी जनसंख्या पर? 100 जनसंख्या पर 1, और 1000 पर न्यूनतम 10। 1000 पर न्यूनतम 10। इसका कौन करता है निर्वाचन क्षेत्र विभाजन? कलेक्टर। क्या करता है? कलेक्टर। जनपद पंचायत का कितनी जनसंख्या पर? 5000 पर 1, और 50,000 पर न्यूनतम 10, उसके आधार 5000 पर 1। और जिला पंचायत का 50,000 पर 1, 5 लाख पर न्यूनतम 10, उसके आधार 50,000 पर 1 बढ़ता जाता है। ये बात का वर्णन किसमें किया गया है? अध्याय 2 में। फिर आ गया क्या आपका? अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या लिख रहा है? सरपंच के पदों का आरक्षण। तो सबको पता है कि पहले वार्ड का आरक्षण होता है, उसके बाद फिर सरपंच के पद का आरक्षण होता है। कौन करता है सरपंच के पद का आरक्षण? एसडीएम। पक्का? वार्ड का विभाजन और सरपंच के पद का आरक्षण बताओ। वाह, आओ घर जाओ, पटवारी आ जाओ, बोलो आगे। कौन है रे भाई? सिरसो। तेरे दोस्त कहाँ? भगत अभी तक नहीं आया जसपुर से लौट के। और बाकी लोग तेरे दोस्तों कहाँ है? बरुआ, अभी, गोविंदा। कर्मा मना रहे हैं क्यों लोग? अभी जसपुर फेस्टिवल चल रहा है क्या? कर्मा फेस्टिवल? कोई है जसपुर का लोकल? जसपुर में कुछ चल रहा है क्या फेस्टिवल? क्या चल रहा है? योगा सम्मेलन, युवा सम्मेलन चल रहा है ना? हाँ, मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो जसपुर के हैं उनके स्टेटस पे देखा हूँ। एक मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट है, इवन वो मेरे कमेटी का मेंबर भी है। तुम लोगों को पता नहीं होगा, आज तुम लोगों की बातें सामने ओपन कर रहा हूँ। मेरी इंस्टीट्यूट चलाने के लिए जो कमेटी है, उस कमेटी के 6 मेंबर मेरे स्टूडेंट हैं। मेरे 2016-15 की स्टूडेंट है, और हर संभाग से एक है। दुर्ग से एक, रायपुर से एक, बस्तर से एक, सरगुजा से एक, हर संभाग से मेरा एक स्टूडेंट उसका मेंबर है। ठीक है? और जिस दिन उसके थ्रू मुझे प्रॉफिट होगी, उनकी रॉयल्टी बिना कहे उन तक पहुंच जाएगी। उनको पता भी नहीं होगा, उनके अकाउंट में एक दिन क्रेडिट होगा पैसा, उनको लगेगा कहां से आ गया। ठीक है? खैर चलो आगे बढ़ते हैं। पहले तुम मुझे बताओ। नहीं करता, फालतू बात मत करो। एसडीएम करता है। कौन करता है? एसडीएम। कौन करता है? एसडीएम। तो वार्ड का विभाजन भी करता है कौन? एसडीएम। और उसका आरक्षण भी करता है कौन? एसडीएम। ठीक ठाक मूड में हूँ, कूट नहीं रहा हूँ। ठीक है, आखिरी क्लास है, नहीं तो देख कुटान कुटे होता तुम लोगों। अब चलो, तो यहां तक कॉमन बात थी। अब शुरू करते हैं कहां से? अध्याय 4 से। कहां शुरू करते हैं? अध्याय 4। अब देखिए अध्याय 4 की बात करते हैं। अब यहां से हमारा समझने का काम शुरू होता है। हर गांव में एक मतदाता सूची होती है। तो मतदाता सूची का वर्णन छत्तीसगढ़ पंचायती राज निर्वाचन नियम के अध्याय 4 में है। ठीक? अब मतदाता सूची के बारे में अब सब जानते हो, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट। उसी को हम लोग कह रहे हैं मतदाता सूची। तो ये कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा, ठीक है, वह राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक पंचायत के लिए एक निर्वाचक नामावली, जिसको मतदाता सूची या वोटर लिस्ट कहते हैं, वो तैयार करेगा। ठीक है? मतदाता सूची तैयार करवाता है, तो तैयार कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। पर किसके परामर्श से कराता है? राज्य सरकार। दो बात याद रखेगा, परामर्श किससे लेता है? राज्य सरकार से। तैयार कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन भाई खुद आयोग आता होगा क्या? रायपुर से राज्य निर्वाचन आयोग गांव में आके खुद तैयार करता होगा क्या? नहीं करता। तो इसी के लिए कह रहा है कि निर्वाचन नामावली मतलब मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी क्या करता है? नियुक्त करता है। जिले का सबसे बड़ा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होता है कलेक्टर। कौन होता है? कलेक्टर। कलेक्टर ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है। अगर बोलेगा कि जिले का वोटर लिस्ट का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन है, जिले का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन है, तो कौन होता है? कलेक्टर। अनुविभाग का कौन होता है? एसडीएम। उसके नीचे कौन होता है? तहसीलदार। क्लियर हो गया? जैसे आपको समझा दो, विधानसभा यदि चुनाव होता है, तो विधानसभा चुनाव में जिला का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तो मेन होता है आपका कलेक्टर, लेकिन आरओ बोलते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। यहां से आप समझ लो क्या बोलते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं एसडीएम।
तो जितने लोग भी चुनाव लड़ते हैं, जितने विधायक लोग चुनाव के लिए फॉर्म भरते हैं, इन लोग को एसडीएम के पास जाकर के फॉर्म भरना होता है। किसके पास फॉर्म भरना होता है? एसडीएम। और इनको जो चुनाव का प्रमाण पत्र मिलता है वो भी एसडीएम के हस्ताक्षर से मिलता है। तो एसडीएम हो जाता है यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, मेन आरओ हो जाता है। क्लियर हो गया? रिटर्निंग ऑफिसर। कलेक्टर कंट्रोलर होता है। कलेक्टर सबके ऊपर क्या होता है? कंट्रोलर होता है। और इन सारे एसडीएम के ऊपर में एक और कंट्रोल होता है जिसको अपन उप जिला निर्वाचन अधिकारी कह देते हैं। क्लियर हो रहा है बात? वो अपना सेक्शन कलेक्टर जो है किसी को देता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा की चुनाव होगा तो आरओ कलेक्टर ही होगा। तो फॉर्म भरने लोकसभा का सांसद कलेक्टर के पास जाएगा और जो जीत का प्रमाण पत्र होगा वो भी कौन देगा? कलेक्टर ही देगा, मतलब उसका साइन होगा। क्लियर हो रहा है बात? लेकिन जब पंचायत चुनाव होता है तो फिर आरओ जो होते हैं वो एसडीएम से नीचे लेवल के ऑफिसर्स हो जाते हैं, मतलब कौन? तहसीलदार। क्लियर हो रहा है? फिर कौन हो जाएंगे? तहसीलदार। तो ये आरओ की बात हो रही है, आरओ मतलब रिटर्निंग ऑफिसर की बात हो रही है। मैं मतदाता सूची के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं। मतदाता सूची का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिले स्तर पर कौन होगा? कलेक्टर ही होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसे 3 माह से 2 वर्ष तक का क्या मिल सकता है? कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से बता दिया, तहसील लेवल पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा? तहसीलदार। अनुविभाग या सब डिवीजन लेवल पर कौन होगा? एसडीएम। और जिला लेवल पर कौन होगा? कलेक्टर। ठीक है। तो अगर कोई मतदाता सूची को अपडेट ना कराए तो उसे दंडित किया जा सकता है। कितना? 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, मतलब जेल का ही प्रावधान है, जुर्माने का ही प्रावधान है या दोनों का प्रावधान है। क्लियर हो गया? फिर क्या कर रहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो वोटर लिस्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? वार्ड वार। भूलना मत, हर वार्ड का अलग अलग, फिर सम्मिलित करके सबको एक ग्राम पंचायत का। तो मतदाता सूची कैसा बनेगा? वार्ड वार। कौन सी भाषा में बनेगा? हिंदी में। और बाद में फिर उसे एग्जाइट कर दिया जाएगा पंचायत के आधार पर। काम करने का काम कौन है? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। तहसील लेवल पर कौन होता है? तहसीलदार। सब डिवीजन लेवल पर एसडीएम। जिला लेवल पर कलेक्टर। मतदाता सूची में किसका नाम जुड़ेगा? जो 18 वर्ष से अधिक आयु का पूर्ण कर लिया हो उसका नाम जुड़ेगा। क्लियर हो गया? पहले बता दिया हूं। जिला स्तर पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। मतदाता सूची में यदि त्रुटि हो, ठीक है, तो मतदाता की जानकारी संबंधित कोई त्रुटि हो तो दावा आपत्ति के माध्यम से उसे क्या किया जा सकता है? त्रुटि सुधार किया जा सकता है। अभी चलता है, अभी मेरे ख्याल से चल रहा होगा। मतदाता सूची के अद्यतन के लिए एक ऑफिसर नियुक्त होता है जिसको बीएलओ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएलओ। बीएलओ का फुल फॉर्म होता है बूथ लेवल ऑफिसर। क्या होता है? बूथ लेवल ऑफिसर। ओए सविता या देख, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर। बूथ लेवल ऑफिसर जनरली आपके गांव में काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई टीचर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? टीचर जो स्कूल में पोस्टिंग है या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन लोग भी ये लोग काम करते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर कहलाते हैं। एक टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम लिमिट में इनसे मिल करके आपको अलग अलग फॉर्म्स दिए जाते हैं। आप नाम को जुड़वा सकते हैं, नाम को कटवा सकते हैं, नाम में चेंजेस करवा सकते हैं, अपने वार्ड को परिवर्तन करवा सकते हैं, जो कराना चाहे। अपने गांव को परिवर्तन करा सकते हैं कि भाई मैं अब यहाँ नहीं रहता, मैं वहां चला गया हूँ तो मेरा नाम उस वार्ड में डाल दिया जाए। मैं इस जिले में नहीं रहता, उस जिले में चला गया हूँ तो वहां शिफ्ट कर दिया जाए। ये सारा प्रोसेस करवा सकते हैं, लेकिन उसी टाइम लिमिट में होता है जिस टाइम लिमिट में बीएलओ लोग वहां पर उपलब्ध होते हैं। क्लियर हो गया? जनरली हर चुनाव के पहले बीएलओ की नियुक्ति की जाती है जिन लोग इसका काम करते हैं। ठीक है। और बीएलओ लोग जब वोट देने जाओगे तो इन लोग पर्ची भी देते हैं। यदि आपका वोटर कार्ड इशू नहीं हुआ है तो देखना, जहां पर वोटिंग एरिया होता है उसके बाहर ये लोग टेबल वेबल लगा के बैठे होते हैं। 2 तरह की पर्ची होती है। एक जो राजनीतिक पार्टी लोग देते हैं, एक वो लोग अपना अपना स्टॉल अलग लगाए रहते हैं, और एक देते हैं कौन? बीएलओ। तो जो निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकृत व्यक्ति होते हैं उन लोग कौन होते हैं? बीएलओ। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब आ गए अपन अध्याय 5। तो अध्याय 4 मतदाता सूची समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है? मतदाता सूची कैसे बनेगा? वार्ड वार। किसे बनेगा? हिंदी भाषा में। मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। कौन नाम जुड़वा सकता है? 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति। अगर कोई आपत्ति है तो उसको सुधरवा भी हो सकता है। अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मतदाता सूची अपडेट नहीं करता है तो उसे क्या दंडित होगा? 3 माह से 2 साल तक का सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहां तक बातें हो गई। अब देखिए अध्याय 5, निर्वाचन के संचालन के लिए प्रशासनिक तंत्र। अब ये कह रहा है कि निर्वाचन का संचालन करने के लिए कौन कौन सा अमला होता है। तो हम कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास अपने कर्मचारी लिमिटेड होते हैं। भाई 5 साल में उसको एक बार काम पड़ना है और बहुत बड़ा काम पड़ना है।
जहां पर उसको 1,00,000-2,00,000 कर्मचारी की आवश्यकता होती है। तो 1,00,000-2,00,000 कर्मचारी को परमानेंट और 5 साल के बाद एक बार काम पड़ता है के लिए तो परमानेंट रख नहीं सकता। क्या काम करवाओगे? आप 5 साल तक उसको बैठे बैठे तनख्वाह दोगे तो 5 साल तक क्या काम कराओगे? 5 साल में एक बार जरूरत पड़ता है, ठीक, तो उसके पास गिने चुने 2-4 कर्मचारी होते हैं, ठीक है। बाकी जब उसको जब काम करना ना होता है तो जितने भी शासकीय कर्मचारी होते हैं, चाहे अधिकारी या कर्मचारी, उनको प्रतिनियुक्त कर लेता है। प्रतिनियुक्त के लिए वर्ड यूज होता है इंग्लिश में डिप्यूट। क्या होता है? डिप्यूट। तो डिप्यूट कर लेता है। इसीलिए पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जितने भी कर्मचारी ड्यूटी करने जाते हैं उन सबको क्या मिलता है? अलग से मानदेय मिलता है। क्या मिलता है? मानदेय, भत्ता, अलाउंस मिलता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि उनको डिप्यूट किया गया है। आप जब उसके मूल कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य कराते हैं तो उस कार्य के एवज में आप उनको क्या करते हैं? पैसा देते हैं। ये बीएलओ लिखा था, बीएलओ को भी अलग से पैसा मिलता है। आंगनबाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, उसका महीना का जो तनख्वाह है वो अलग मिलेगा, और बीएलओ के रूप में जितने दिन काम किया उसका पैसा अलग मिलेगा। ठीक है। शिक्षक है तो टीचर के तौर पर उसको सैलरी अलग मिलेगी, बीएलओ काम किया तो उसका पैसा उसको अलग मिलेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग उसको एज अ अपना कर्मचारी ट्रीट करता है। क्लियर हो रहा है बात? कब तक? जब तक उसको जरूरत है तब तक, और कोई उसका मना नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? उस दौरान निर्वाचन आयोग आपके काम के गलतियों के आधार पर या आलस या दायित्व के पालन न करने के आधार पर आपको सस्पेंड करने की सिफारिश भी कर सकता है। क्लियर हो रहा है बात? यहां तक याद रखिएगा। तो निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को संचालित करने के लिए निर्वाचन आयोग क्या करेगा? प्रशासनिक तंत्र एवं अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य करने हेतु ये शब्द आ गया क्या? प्रतिनियुक्त करेगा। प्रतिनियुक्त के लिए इंग्लिश वर्ड मैंने क्या बताया? डिप्यूट। जो चुनाव कार्य के दौरान आयोग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि पंचायत के पास अपनी खुद की कोई कर्मचारी नहीं होते, 2-4 लोग ही होते हैं, और बाकी लोग को क्या कर लेता है? डिप्यूट कर लेता है। यहां तक बात समझ में आ गया? फिर देखिए, अब मेन बात समझते हैं कि क्या क्या होता है। सामान्यतः जिला स्तर पर कौन होता है निर्वाचन संपन्न कराने के लिए? कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। सब डिवीजन लेवल पर कौन होता है? एसडीएम। ठीक है। और उसके नीचे होता है कौन? आपका तहसीलदार। तो मेनली निर्वाचन कार्य को संपादित करने के लिए सबसे मेन अधिकारी कौन हो गया? कलेक्टर। कलेक्टर के नीचे एसडीएम, एसडीएम के नीचे तहसीलदार। अब तहसीलदार के हैंड्स के तौर पे काम करते हैं कौन? नायब तहसीलदार। और कलेक्टर को चूंकि बहुत सारा काम है तो कलेक्टर क्या करता है? अपना सेक्शन किसी को सौंप देता है। तो कलेक्टर अपने अंडर में किसी भी व्यक्ति को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बना देता है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कौन हो गया? कलेक्टर। वो पदेन है, जो कलेक्टर होगा जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। पर जिला निर्वाचन अपने दायित्वों को ट्रांसफर करता है, इसी को प्रत्यायोजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रत्यायोजन, डेलीगेट करना। तो कोई भी जो अपर कलेक्टर रैंक का ऑफिसर होता है कलेक्ट्रेट में, या संयुक्त कलेक्टर रैंक ऑफिसर होता है, यदि अपर कलेक्टर अवेलेबल है तो अपर कलेक्टर बनेगा उप जिला निर्वाचन अधिकारी, डिप्टी डीओ कहते हैं। ठीक है। डीओ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सॉरी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और सामने में हम लोग लगा देते हैं क्या? डिप्टी। तो इसलिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं। अगर अपर कलेक्टर अनुपलब्ध है उस कंडीशन में ज्वाइंट कलेक्टर को, उस कंडीशन को दिया जाता है ज्वाइंट कलेक्टर को। यहां तक बात समझ में आ गया? तो कलेक्टर, कलेक्टर के नीचे एक अपर कलेक्टर, 2 लोग जिला लेवल पर निर्वाचन को संभालेंगे। उनके नीचे कौन होगा? एसडीएम। उनके नीचे कौन होगा? तहसीलदार। उनके नीचे कौन होगा? नायब तहसीलदार। इतने लोग निर्वाचन कार्य को संपादित करते हैं। ठीक। लेकिन अब देखो, जिला निर्वाचन अधिकारी जो कौन होगा? कलेक्टर। पहले बता दिया बार बार, जिला निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर। अब मेन आता है जिसको आपको याद करना है, जिसका नाम है क्या? आपका रिटर्निंग ऑफिसर। कौन आता है? रिटर्निंग ऑफिसर। इसको आपको याद रखना है। जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? कलेक्टर। कौन होगा? कलेक्टर। जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होगा? नायब तहसीलदार के पद के ऊपर, मतलब तहसीलदार या एसडीएम। तहसीलदार या एसडीएम। तो एनटी के ऊपर जो पोस्ट होगा उसमें नायब तहसीलदार के ऊपर हो सकता है तहसीलदार, उसके ऊपर हो सकता है एसडीएम, उसके ऊपर कोई डिप्टी कलेक्टर भी हो सकता है। कि जैसे मान लो बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर जिला में होते हैं, बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर जिला में होते हैं, तो कई ब्लॉक ऐसे होते हैं जो एसडीएम कार्यालय से अलग होते हैं, दूर होते हैं। तो ऐसे, जैसे मैं आपको समझा दूं, पथरिया। अब पथरिया में एसडीएम नहीं बैठता। बिलासपुर बिल्हा ब्लॉक में आता है, बिल्हा ब्लॉक में एसडीएम बैठता है, पर पथरिया ब्लॉक में एसडीएम नहीं बैठता, क्योंकि पथरिया सब डिवीजन नहीं है। तखतपुर में सब डिवीजन है तो वहां बैठता है एसडीएम, पर पथरिया सब डिवीजन नहीं है तो पथरिया में एसडीएम नहीं बैठता। अब पथरिया जनपद पंचायत तो है, पथरिया जनपद पंचायत तो है, लेकिन वहां एसडीएम नहीं है। मेरी बात तो ध्यान समझिएगा भाई। बिल्हा जनपद पंचायत है, बिल्हा जनपद पंचायत का प्रमुख सीओ होगा, लेकिन बिल्हा जनपद पंचायत में सब डिवीजन भी है।
तो बिल्हा सब डिवीजन है, इसलिए वहां पर एसडीएम बैठेगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बिल्हा ब्लॉक में 2 सब डिवीजन है, एक बिलासपुर सब डिवीजन और एक बिल्हा सब डिवीजन। इसलिए यहाँ पर 2 एसडीएम होते हैं, एक बिलासपुर एसडीएम और एक आपका। हाँ, अब देखो 6 विधानसभा है यहाँ पर, बिलासपुर जिले को मैं समझाता हूँ क्या क्या 6 विधानसभा है, पहले बता चुका हूँ। कोटा, तखतपुर, मस्तूरी, 3 तो विधानसभा अलग अलग ब्लॉक हो गया, और तीनों ब्लॉक भी है। मस्तूरी विधानसभा भी है, ब्लॉक भी है। कोटा ब्लॉक भी है और विधानसभा भी है। तखतपुर ब्लॉक भी है और विधानसभा भी है। पर एक ब्लॉक 3 विधानसभा है। बिल्हा एक ब्लॉक है पर विधानसभा 3 है। कौन कौन सा? बेलतरा हम लोग हैं, पुल पार करो बिलासपुर, यही अपना अरपा पुल पार करो बिलासपुर, और अरपा पुल पार करने से लेकर के आप चले जाओ तिफरा पुल तक, वहां तक पूरा बिलासपुर, और तिफरा पुल जैसे ही पार करो तो बिल्हा। तो 3 विधानसभा हम लोग जहां पर हैं वो बेलतरा, पुल पार किया तो बिलासपुर, फिर पुल पार किया तिफरा वाला तो बिल्हा। इस तरह से 3 विधानसभा। तो कुल कितने विधानसभा हो गए? 6। अब ध्यान से समझना जो बोलना चाह रहा हूं। आपका कोटा ब्लॉक भी है, विधानसभा भी है, सब डिवीजन भी है, इसलिए कोटा में एसडीएम ऑफिस है। अब तखतपुर जाओ, ब्लॉक भी है, सब डिवीजन भी है, विधानसभा भी, इसलिए तखतपुर में भी सब एसडीएम ऑफिस है। अब मस्तूरी चले जाओ, वहां भी आपको एसडीएम ऑफिस दिखाई देगा। पर ये एक सिंगल ब्लॉक है, इस सिंगल ब्लॉक में 2 एसडीएम कार्यालय हैं, एक बिलासपुर और एक आपका बिल्हा। तो जब बिल्हा को अपन एक जनपद माने तो बिल्हा का एसडीएम जो होगा उसका रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएगा, ठीक है। कोटा का एसडीएम कोटा का रिटर्निंग ऑफिसर बन जाएगा, तखतपुर का एसडीएम तखतपुर का, ये बन जाएंगे जनपद के मामले में ना। लेकिन पथरिया में तो सब डिवीजन नहीं है, लेकिन वो जनपद तो है। पथरिया सब डिवीजन नहीं है तो वहां तो एसडीएम ही नहीं होगा, वहां तो एसडीएम होबे नहीं करेगा ना। तो कोई भी जो जिले में पदस्थ एसडीएम रैंक का ऑफिसर होगा, जिसको डिप्टी कलेक्टर होगा, उसको कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो विधानसभा में हो। जैसे बेलतरा अब ब्लॉक नहीं है पर विधानसभा तो है, तो इसके लिए तो रिटर्निंग ऑफिसर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ तो कौन एसडीएम आएगा भाई? बिलासपुर विधानसभा का बिलासपुर एसडीएम हो गया, बिल्हा का बिल्हा एसडीएम हो गया, तखतपुर का तखतपुर, मस्तूरी का मस्तूरी, कोटा का कोटा। अब बेलतरा में तो एसडीएम ऑफिस ही नहीं है, बेलतरा सब डिवीजन ही नहीं है, पर बेलतरा विधानसभा है। तो जो एक अपर कलेक्टर है बिलासपुर के, उनको इनका रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया। एज अपर कलेक्टर कलेक्टर में बैठते हैं, पर इन ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शन वो यहाँ के क्या बन गए? रिटर्निंग ऑफिसर बन गए। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? कलेक्टर साहब ने साइन करके दे दिया कि भाई चुनाव के लिए तुम रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए जाते हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हो गए। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है? तो 5 जगह पर एसडीएम थे। यहाँ पर बिल्हा में बिलासपुर में कितने विधानसभा? 6। पर एसडीएम कितने? 5। तो 5 विधानसभा के तो चलो रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर हो गए, पर एक विधानसभा में तो एसडीएम नहीं है, तो एक अपर कलेक्टर को क्या बना दिया गया? रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। यहां तक बातें स्पष्ट हो गया? अब सुनते हैं। तो जनपद पंचायत में जो भी नायब तहसीलदार के ऊपर का ऑफिसर होगा वो उसका क्या होगा? रिटर्निंग ऑफिसर। क्लियर हो गया? लेकिन देखो क्या लिखा है, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे। तो हस्ताक्षर कौन करेगा? कलेक्टर, रिटर्निंग। और ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग कौन होगा? नायब तहसीलदार। क्लियर हो गया? पक्का? ये पूछेगा मैच द कॉलम में। तो जिला पंचायत का रिटर्निंग कलेक्टर, जनपद पंचायत का नायब तहसीलदार के ऊपर कोई अधिकारी जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, और ग्राम पंचायत हेतु, ठीक है, इसको भूलना मत, बार बार पूछेगा इसको, ठीक है। एक क्षेत्र में एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, याद रखना। जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत में रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कौन? कलेक्टर। किसके परामर्श से? राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से। पक्का? एक से अधिक रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया भाई? 2-3 अगर नायब तहसीलदार हैं तो सब रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। क्लियर हो रहा है? वही तो हैंड्स की तरह काम करते हैं। एसडीएम तो सिर्फ साइन अथॉरिटी होता है, खुद के काम तो तहसीलदार करना पड़ेगा। वैसे जब लोकसभा का चुनाव होता है तो साइन अथॉरिटी कलेक्टर होता है, खुद तो काम किसको करना पड़ता है? एसडीएम को करना पड़ता है, वो तो सब उसके हैंड्स है। फिर उसके नीचे बहुत सारे चंगू मंगू बहुत सारे लोग होते हैं, और बहुत मतलब प्रेशर होता है भाई। अब साइन की अथॉरिटी है तो प्रेशर उनका होगा, लेकिन काम तुम जानते हो कि प्रशासन में जाने के बाद काम नहीं करना पड़ता, साइन करना पड़ता है, और मेंटल लेवल पर उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। जितने बड़े ऊपर जाते जाओगे आपको काम करने वाले उतने ज्यादा हैंड्स मिलते जाएंगे, ये तय है। इसलिए बड़ा मजा है। हम लोग शुरुआत नीचे से करते हैं क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस को लोग डाउन कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? और ये बात का एहसास आपको भी नहीं होगा, जब आप घुस जाओगे तब आपको एहसास होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूँ जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप घुस जाओगे तो लगेगा यार
अच्छा, ये फीलिंग तब आएगी जब आपके भीतर एबिलिटी होगी, जबकि भीतर आपके भीतर क्या होगी, एबिलिटी होगी। मैं आज ही अपनी मम्मी को ही एक डलाक पीटा हूँ ऐसा किसी बात को लेके, प्रशांति को तो शायद मैं मोटिवेट कर रहा था किसी चीज के लिए, तो उसके बाद मैं मम्मी को समझा रहा था कि दुख, मतलब मम्मी समझाती है ना हम लोग को बेटा सब कुछ है, तो मैं मम्मी कहता हूँ कि मम्मी या तो भगवान को जब ऐसे ही रखना था किसी भी चीज में तो योग्यता नहीं देना था, और योग्यता दिया है तो कचोटेगा ही कचोटेगा, वो तो चाबेगा ही चाबेगा। जैसे मेरी वाइफ को भी जॉब के लिए बहुत दिक्कत था, अब जॉब लग गया तो वो बहुत दुखी है। भाई आप, आपके भीतर अगर टैलेंट है, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप डिजर्व करती हो कि आपको कुछ और होना था, अब आपको लग रहा है कि टुच्चू पुच्चू लोग आपको ऑर्डर मार रहे हैं, तो फिर वो जॉब लगने के बाद को एक अलग पीड़ा है जिसको तुम बिना जॉब में लगे नहीं समझ सकते वो पीड़ा को। तो वो जो पीड़ा है, अभी आपकी पीड़ा ऐसी है कि बेरोजगार है, कुछ भी करके जॉब लगे, और जॉब लगने के बाद यदि आपको लगा कि मेरे पास तो यार थोड़ा सा मेहनत और की होती तो इससे ऊपर होती, या थोड़ा मेहनत करता तो इससे ऊपर होता, तो एक अलग पीड़ा है। और वो पीड़ा ना फिर जिंदगी भर झेलना है, रिटायर होते तक, रिटायर होते तक। इसीलिए कहते हैं कि यदि समय है तो समय का उपयोग किया जाए और पढ़ा जाए, ठीक है। ये इन लोग कुछ दिन में मोटिवेट करता, मोहन कहाँ भाग गया, ये सो गए थे का रे पगले। इन लोग बताए कि तुम लोग कब दोगे, बोले प्री 26 में। उस दिन पूछा था घर के नीचे क्या बोल रहे थे तुम लोग, अरे कब दोगे प्री 26, कब हो गए 21 साल के, हाँ तो कब होगा, 2 साल बाद, 2 साल बाद मतलब 26 मान लो ना। तो 14 को खुला है ना अपना कोचिंग, 13 को मैं मानिकपुरी सर लोग के साथ बैठा था, तो मैं मानिकपुरी सर को ये बात तुम लोग के बारे में डिस्कस कर रहा था, मतलब डिस्कस इज कि कंपटीशन को समझना बहुत जरूरी है। अब ये लड़के 1 साल से मेरे पास पढ़ रहे हैं, 2 साल बाद 21 के होंगे। अगर इसी तरह का पूरा भीड़ यदि हमारे कंपटीशन लाइन में है, और इनमें से 1% लोग भी सीरियस होकर के 3 साल पढ़ देंगे, तो तुम क्या करोगे इनके सामने, तुम किसको कॉल कर रहे हो, साइलेंट कर दो, बंद कर दो, ठीक है। तो आप बात को समझ में आ रहा है ना, तो आप मेरी बात को समझो। अब हो सकता है उनका परसेंट 33% आया होगा, कॉलेज में ले दे के पास हो रहे होंगे, पर जब 3 साल बाद 26 में वो प्रीलिम्स की परीक्षा में या किसी परीक्षा में बैठेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम पोंगली बना के खाओ अपने जीजू के मार्कशीट का 90% को, फल्ली डाल लेना उसमें ऐसे ऐसे मसाला नमक डाल के ऐसे ऐसे बढ़िया, फिर खाना। और क्या काम आने वाला है फिर आपका मार्कशीट। अब 1% तो बच्चा सीरियस होगा ना। अब सोचो वो लोग 23 से पढ़ रहे हैं, मेरे पास 26 में 21 होंगे, 3 साल यदि वो लोग बस, अब बात है पेशेंस की और कंटिन्यूटी की, यदि वो 3 साल भी कंटिन्यूटी ठीक ठाक ढंग से पढ़ दिए, तो कितना भी गधा आदमी होगा उसके भीतर भी थोड़ी बुद्धि तो जागी जाएगी। बस भाई रूटीन नहीं तोड़ना है, ये बात को समझना है। तो कंपटीशन का लेवल बड़ा हाई है बाबू, और उस लेवल में जोश भी होता है, उत्साह भी होता है, कुछ पाने की लालसा भी होती है, दायित्व तो कम होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रांग होता है। और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आपकी मेमोरी घटते जाएगी। कभी गृहिणी को देखा है कि दूध जल गया, गैस को चालू करके भूल गई, एक कांड सुनते हो, क्यों ऐसा कांड होता है, क्यों ऐसा कांड होता है, अब मल्टीपल होते हैं इसलिए होता है। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि आपको एक साथ बहुत सारे काम करने, किचन भी संभालना, बच्चा संभालना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, हमसे तो नहीं होता, क्योंकि एक ही तो काम करना है। लेकिन 4 काम करोगे तो होगा। तो ये बात को समझ लो, बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा मल्टीपलनेस काम, उतना आपका कंसंट्रेशन लूज, सिलेक्शन के चांसेस कम। तो अच्छा बात है, पहले पढ़ लो। तो कंपटीशन बहुत तेज है रे भाई, इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो बहुत मुश्किल है। क्या लेना, सिलेक्शन लेना। ठीक है सविता मैडम, बहुत घूमती है, तेरे को देखता हूँ मैं, पढ़ाई कर, फोटो खींची भेज दूंगा तेरे को। चलो आगे बढ़े, सुनना ध्यान से। अब अपन बात करते हैं, इस पर अपन डिस्कस कर चुके हैं, पर आगे फिर से डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अरे यार, देखो ये हो गया मतदान कक्ष, ये क्या हो गया, मतदान कक्ष। ऐसे ही होता है, कहने को कहते हैं कि डबल गेट होना चाहिए, होता नहीं है, ठीक है। मतदान कक्ष,
तो जनरली डबल गेट होता तो यहाँ पर एक गेट और होता, पर जनरली हम लोग यहाँ पर रस्सी बांध देते हैं, एक तो एंट्री और एक तो एग्जिट। मतदान कक्ष सब वोट करने गए होंगे, तो मतदान कक्ष में टोटल 5 लोग जाते हैं, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 पोलिंग ऑफिसर, ध्यान सुनना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, 3 पोलिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ही हम लोग बोलते हैं पीठासीन, क्या बोलते हैं, पीठासीन। और पोलिंग ऑफिसर्स को हम लोग कहते हैं मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी के 3 लेयर होते हैं, फर्स्ट रैंक का मतदान अधिकारी, सेकंड रैंक का और थर्ड रैंक का। सबका अपना अपना काम है, मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। और एक आदमी जाता है जिसको बोलते हैं अपन सुरक्षा गार्ड, या तो वो कोई कांस्टेबल होगा या तो कोटवार होगा, या तो कांस्टेबल होगा या तो कोटवार। जनरली कांस्टेबल मिलता है या कोटवार मिलता है, कांस्टेबल उतनी मात्रा में है नहीं, तो गांव के कोटवारों को भी आरक्षक की भूमिका टाइप का डंडा धराकर भेज देते हैं। तो 5 लोग चुनाव कराने के लिए एक मतदान केंद्र में जाते हैं। जो मतदान केंद्र सेंसिटिव होता है, जिसको सरकार पहले चिन्हांकित करके रखी होती है, संवेदनशील मतदान केंद्र कहते हैं, वहां पर फिर बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवान भी भेजे जाते हैं गन के साथ, कि चुनाव में बाधा ना पहुंचे, अगर चिन्हांकित है तो, कोई पूर्ववर्ती घटनाएं घटित हुई है तो। ठीक, अब ये जो आपका मतदान केंद्र है, उसमें जो मेन यहाँ पर जो सिटिंग होगी वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की होगी। क्लियर हो गया। और यहाँ पर जो सामने में जो सिटिंग होगी वो इस तरह से, मतदान अधिकारी 1, मतदान अधिकारी 2, मतदान अधिकारी 3, ये उसका सिटिंग अरेंजमेंट होगा। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव लड़ते हैं, उन लोग अपने बदले, भाई एक कैंडिडेट हर वोटिंग केंद्र में तो पहुंच नहीं सकता, ठीक है, मतदान केंद्र में पहुंच नहीं सकता, तो जितने उम्मीदवार होंगे, उम्मीदवार को हम अभ्यर्थी भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कैंडिडेट भी कहते हैं। तो अभ्यर्थी अपना एजेंट नियुक्त करता है, और एजेंट जो नियुक्त करता है उसे कहते हैं अभिकर्ता। क्या कहते हैं, अभिकर्ता। अभिकर्ता वो 3 प्रकार के कर सकता है, ठीक है, 3 प्रकार का कर सकता है। पहला निर्वाचन अभिकर्ता, दूसरा मतदान अभिकर्ता, और तीसरा होता है गणना अभिकर्ता। क्या बोल रहा हूं मैं, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता। मतलब 3 प्रोसेस होते हैं, पहला फॉर्म भरना निर्वाचन के लिए, दूसरा होता है वोटिंग होना, और तीसरा होता है काउंटिंग होना। तो तीनों टाइम में उसके आदमी वहां पर उपलब्ध रहें, जो देख पाए कि कोई गड़बड़ नहीं हो रही है, और वो संतुष्ट करें। हालांकि ये सारे अभिकर्ता आपको पता है कि पैसे देकर बैठाए गए होते हैं, और मेरे ख्याल से किसी न किसी लड़के ने हो सकता है इस काम को करके पैसा भी कमाया होगा। कोई है ऐसा जो काम करके पैसा कमाया हो? ऐसा नहीं कोई गांव में? पक्का 500-1000 रुपए एक दिन का मिलता है एज अ एजेंट, यदि आप किसी कैंडिडेट के लिए काम करते हो तो वो देता है आपको, और एक तो आपकी लॉयल्टी भी होती है उसके प्रति। तो ऐसा नहीं कि राह चलते किसी को बना देता है, वो उसी व्यक्ति को बनाता है एजेंट जो उसका विश्वास पात्र होता है, जिसके ऊपर उसको क्या होता है, भरोसा होता है कि अल्टी पल्टी नहीं मारेगा उसके लिए। तो निर्वाचन का फॉर्म भरता है, नॉमिनेशन जब फॉर्म भरता है तो उस समय एक उसका एजेंट जाता है, उसे कहते हैं नामांकन अभी निर्वाचन अभिकर्ता। एक वोटिंग होता है तो उसका एजेंट जाता है, तो जो वोटिंग के टाइम जो एजेंट होता है वो यहाँ पर बैठे होते हैं, ठीक है, ये एजेंट है। जितने कैंडिडेट होंगे उतने एजेंट बैठेंगे। अगर मान लीजिए 6 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक साथ कितने कैंडिडेट बैठ सकते हैं, 6। एक साथ कितने बैठ सकते हैं, 6। लेकिन एक कैंडिडेट का एक ही एजेंट बैठ सकता है, एक साथ 2 या 3 एजेंट नहीं बैठ सकते एक कैंडिडेट का। अगर एक एजेंट बाहर आएगा तो वो दूसरा एजेंट अंदर जा सकता है। क्लियर हो रहा है। लेकिन एट द टाइम मतदान केंद्र के अंदर एक ही एजेंट बैठेगा, बाकी एजेंट नहीं बैठेंगे एक कैंडिडेट का। क्लियर हो गया। बाकी 20 कैंडिडेट हैं तो 20 एजेंट एक साथ बैठ सकते हैं, पर एक कैंडिडेट का एक एजेंट। यहां तक बात समझ में आ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। अब देखिए, तो मतदान अधिकारी, सॉरी पहला कौन हो गया, पीठासीन अधिकारी, फिर हो गया क्या आपका मतदान अधिकारी 1 2 3। अब समझना ध्यान से, सारा जो चुनाव कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर। सारे जो प्रपत्र होते हैं उसमें साइन भी किसका होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का। लेकिन ये केवल नियंत्रक है, ये कुछ काम करता नहीं है, काम 1 2 3 को करना होता है। ठीक है, जैसे तुम वोट देने गए, ए नाम का व्यक्ति वोट देने गया, तो सबसे पहले वो जाता है 1 नंबर के पास। किसके पास जाता है, 1 नंबर के पास। 1 नंबर के पास मतदाता सूची होती है, वोटर लिस्ट, और जितने एजेंट बैठे होते हैं उन सब के पास भी एक एक वोटर लिस्ट होती है। ठीक है, जैसे ही आप मतदान अधिकारी 1 के पास जाएंगे, जो भी आप लेकर जाएंगे, अपना वोटर कार्ड लेकर जाएंगे या बीएलओ की पर्ची लेकर जाएंगे, उसको देख करके जो भी आपका क्रमांक होगा, मतदाता क्रमांक होगा, उसको और आपके नाम को जोर से पुकारता है। समझ में आ रहा है? 415 समारू, ऐसा जो भी कहे। क्लियर हो गया। तो जैसे ही 415 समारू उसने जोर से आवाज दिया, तो सारे एजेंट अपने अपने वोटर लिस्ट में 415 में समारू है कि नहीं चेक करते हैं। अब अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि समारू नहीं है तो ऑब्जेक्शन लेगा।
ठीक है, और सबको लगा कि हाँ भाई समारोह 415 आया है, तो ओके ओके हो गया। ओके हो गया तो अब ये क्या करेगा, मतदाता सूची में चिन्ह कर देगा। चिन्ह के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, पर चूंकि हर 2 घंटे में पोलिंग परसेंटेज देना होता है। पोलिंग परसेंटेज मतलब होता है मतदान का प्रतिशत, और मतदान का प्रतिशत हमको अलग अलग देना होता है, मेल और फीमेल। इसलिए वो क्या करता है, अपनी जानकारी के लिए मेल मतदाता सूची में यदि कोई मेल आया तो उसको ऐसे क्रॉस करता है, और फीमेल आया तो उसको टिक मारता है, ताकि वो काउंट कर सके कि 2 घंटे के वोटिंग में 100 वोट पड़े तो 100 में 60 पुरुष का है और 40 महिला का है। फिर जितने महिला हैं उसमें 40 का परसेंटेज निकाल देगा, जितना पुरुष है उसमें 60 का परसेंटेज निकाल देगा, और रिपोर्ट कर देगा कि भाई 2 घंटे में इतना इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। इसीलिए करता है, बाकी ऐसा निर्वाचन आयोग का कोई स्पेशली गाइडलाइन होता नहीं है। क्लियर हो रहा है बात? उसको 2 घंटे में देना है तो अपना बुद्धि तो लगावे करेगा कुछ ना कुछ। अब ये यहाँ से आगे बढ़ा, 2 नंबर के पास जाएगा। 2 नंबर के पास मतदाता रजिस्टर होता है, मतलब एक रजिस्टर होता है, उसमें उसका नाम लिखेगा। नाम लिखने के बाद वो कौन सा आईडी लेकर आया, वोटर आईडी लेकर आया कि बीएलओ पर्ची लेके आया कि आधार कार्ड लेके आया, उन सबको एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद उसका साइन करवाएगा। साइन करा लेने के बाद उसी का काम होता है, आपकी हाथों पर क्या लगाएगा, स्याही लगाएगा, ताकि आप दोबारा मतदान ना कर सके। अमिट स्याही लगाएगा, और अमिट स्याही लगाने के बाद आपको 3 के पास भेजेगा। जब 3 के पास भेजेगा तो एक चुटका देगा वोटर तेल डालने का, उस चुटका को 3 रख लेगा, और 3 जो होगा बैलेट को इशू करता है यदि मशीन की वोटिंग है तो। ठीक, तो अगर अब पंचायत चुनाव हो रहा है तो यहाँ तो बैलेट मशीन यूज होगा नहीं, तो अब वो देगा आपको बैलेट पेपर। तो 4 ठो अलग अलग रंग का बैलेट पेपर देगा, एक जिला पंचायत के लिए, एक जनपद पंचायत के लिए, एक सरपंच के लिए और एक पंच के लिए। और एट द टाइम आप 4 अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए वोट देते हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत और पंच। क्लियर हो गया? वार्ड क्लियर हो गया? इतने के लिए आप डालेंगे। यहाँ बाजू में लोहा का एक बैलेट मशीन लगा होगा, वहां जाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह लगाने के बाद उसको मोड़ेंगे, मोड़ करके फोल्ड करके उसमें डाल देंगे। क्लियर हो गया? वोट डालने के लिए आपको एक सुभिन्नक चिन्ह मिलेगा। सुभिन्नक चिन्ह इस तरह का स्वास्तिक टाइप का बना होता है, ठीक है। उसको आप इंक में डुबाएंगे, और इंक में डुबाने के बाद जिसको भी आपको वोट देना है वहां पर बीचों बीच आपको चिन्ह लगाना होता है। जनरली कैंडिडेट के नाम, वोटर जो आपका पेपर होगा उसमें ऐसे लाइन खिंचा रहता है, तो आपको बीचों बीच लगाना होता है। यदि बीचों बीच लगा है तभी वो वोट काउंट होती है। अगर थोड़ा बहुत लाइन वाइन को छुआ गया तो उसे काउंटिंग के दौरान क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? मशीन है तो कोई समस्या ही नहीं है। ये जो 3 है उसके पास में सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट को बटन को प्रेस करता है, आप अंदर जाते हो, अंदर में बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में ग्रीन कलर का बटन जब जलने लगता है, आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना है उसका बटन को दबाते हो, फिर वो रेड हो जाता है, बीप की आवाज आती है। और आजकल जब लोगों ने कहा कि कोई बटन दबा भाजपा ला ही वोट जाते, तो सरकार ने फिर उसके निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता के लिए बाजू में अब एक और मशीन लगा दी है, जिसका नाम है VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT एक और मशीन लगा दी है। उसमें कुछ सेकंड्स के लिए पर्ची निकल कर आपको शो होता है, उसमें आपके द्वारा डाले गए वोट का चित्र और कैंडिडेट का नाम दिखाई पड़ता है। वो सार्वजनिक नहीं की जाती। अगर इलेक्शन में कभी डिस्प्यूट्स हो जाए, कोई कैंडिडेट दावा आपत्ति करे, तो रैंडम किसी भी एक वोट को निकाल कर चेक किया जाता है कि सही में ऐसा हुआ तो नहीं है कि वोट बटन किसी अलग कैंडिडेट को दबाया गया और वोट किसी अलग कैंडिडेट को दिया गया। ये कभी काउंट नहीं होती। वो वोटर पर्चीज को बंद करके सील में रख दिया जाता है, पर कभी कोई दाव पत्ती लगा दे तो सुप्रीम कोर्ट के सामने और कैंडिडेट के सामने उसको ओपन किया जाता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर चुनाव क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, जीते प्रत्याशी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया बात? ये वोटर मशीन की बात पर हमारा सारा का सारा चुनाव किसमें होगा, बैलेट पेपर में होगा और बैलेट मशीन में डाला जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का? तो सब चीज समझ में आ गया। मतदान अधिकारी 1 क्या करेगा, 2 क्या करेगा, 3 क्या करेगा, और सारे पेपर में साइन करने का काम कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का। यहां तक बात क्लियर हो गया? अब देख लो ध्यान से, सबकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा, रिटर्निंग अधिकारी। कौन करेगा, रिटर्निंग अधिकारी, भूलना मत। यदि मतदान केंद्र में, ये फालतू बात है, मतदान केंद्र में पीठासीन अधिकारी क्या हो, किसी कारण से अनुपस्थित हो जाए, तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे रिटर्निंग अधिकारी क्या करे, प्राधिकृत करे। पूछा गया प्रश्न है, पर इसके लिए मैं तुमको रियल बात बताता हूं। जब हम पोलिंग ऑफिसर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी तो बड़ी मात्रा में हम रिजर्व ड्यूटी लगाते हैं। पहले 10% का होता था, आजकल 25% कोटा कर दिया गया है। पहले हम जितने कर्मचारी चाहिए उसके 10% को हम रिजर्व रखते थे।
आज के डेट में 25% रखते हैं, इसीलिए आज के डेट में सब महिलाओं का ड्यूटी लगता है, इसीलिए सब महिलाओं को। और अब मिक्स, हाँ भाई गणित के लिए थोड़ा वेट कर लो, मैडम से बात करो नीचे, ठीक है। तो 25% रिजर्व रखते हैं, इसलिए आजकल महिलाओं को ड्यूटी लगता है। पहले ऐसा होता था कि पुरुष के साथ ही बस पुरुष ड्यूटी करने जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी, आजकल महिलाएं भी जाती हैं। बहुत सारे पुरुषों को इस साल मैं देखा भारी खुश थे, अत्यंत हंस रहे थे, भयानक, मतलब बहुत, जिसको कहते हैं हंसी, कि बहुत समानता का अधिकार चाहिए था, ले आप समानता, ऐसे ऐसे करके भयानक हंस रहे थे। क्योंकि बहुत महिलाएं जनरली, उनके लिए बहुत दिक्कत का चीज है कि भाई आपको बाहर जाना है, पोलिंग ऑफिसर्स में रात स्टे करना है, और अब ग्रुप भी ऐसा बन रहा है कि 3 पुरुष है 1 महिला है, और मिलाकर ग्रुप बना दिया गया, ऐसा चल रहा है बराबर, ठीक है। अब दूर दराज जाना है, वहां रुकना है, छोटे बच्चे हैं, बच्चे को छोड़ के जाना है, अब एक अलग परेशानी है। पर नौकरी में आओगे तो परेशानी फिर परेशानी है, वो एक अलग तरह का चैलेंज है, ठीक है। और पिंक बूथ है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, महिलाएं महिलाएं ही होती हैं, तो वहाँ ठीक है। लेकिन आज जहाँ पर कर्मचारी कम है, अब कर्मचारी कम है तो भाई महिलाओं की ड्यूटी लगाना जरूरी है। महिलाओं की ड्यूटी लगाना है तो रेंडमाइजेशन एक वर्ड यूज होता है, तो रेंडमाइजेशन जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, वो सॉफ्टवेयर को ये नहीं पता कि कौन पुरुष है कौन महिला है, वो सीधा चार्ट निकाल के एक मतदान केंद्र के लिए 4 आदमी का नाम निकाल के दे देता है। रेंडमाइजेशन बोलते हैं, इसलिए रैंडम होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेंडमाइजेशन। तो जैसे ही आप रेंडमाइजेशन को क्लिक करेंगे, कलेक्टर साहब लोग सब लोग खड़े रहते हैं और सबके सामने होता है, उसमें कोई बकर नहीं कर सकता। 2-3 रेंडमाइजेशन होते हैं, तो रेंडमाइजेशन होते हैं, तो रेंडमाइजेशन में सीधा 4 नाम निकालता है एक पोलिंग ऑफिस बूथ के लिए। अब 4 नाम में पता चला कि 1 महिला और 3 पुरुष का निकला, जाएंगे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि महिला प्रिसाइडिंग है और 3 उसके पोलिंग ऑफिसर पुरुष हैं, ऐसा भी होने को मिल रहा है, क्योंकि महिला हो सकता है बड़े पोस्ट में हो। तो बड़े पोस्ट के जो लोग होते हैं, लाइक जैसे लेक्चरर या प्रिंसिपल या प्रोफेसर, ये सबको बनाते हैं पोलिंग ऑफिसर, ठीक है, सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद फिर जो घटता क्रम है उसके हिसाब से उनकी ड्यूटी लगती है। पर कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई छोटा पोस्ट का ऑफिसर है, उसका प्रिसाइडिंग हो गया, बड़ा उसका हायरार्की है, वो पोलिंग ऑफिसर 1 बन गया, तो उसका भी ईगो टकराता है, हाँ मैं थोड़ी करूंगा पोलिंग ऑफिसर 1 वाला, भाई समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चलते हैं, बहुत कंजट होता है इलेक्शंस के टाइम में, बट इन लोग चुनाव कराने जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 25% हम रिजर्व रखते हैं, तो 25% जो रिजर्व रखते हैं, वो रिजर्व को हम तुरंत किसी के कारण पर ड्यूटी को लगा देते हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। तो जैसे पूरा टीम भेजा गया, मतलब जितना मतदान केंद्र होगा, हर मतदान केंद्र के लिए 4 आदमी, हर मतदान केंद्र के लिए कितना आदमी, 4 आदमी, तो सारे मतदान केंद्र में 4 आदमी भेजा गए। भेजाने का काम सुबह 5 बजे से शुरू होता है, तो रात के 9 बज जाते हैं सब, ठीक है। पहुंचने के बाद सबको सकुशल पहुंचने का सर्टिफिकेट देना होता है। सर्टिफिकेट देने के दौरान यदि कोई उनसे बताया कि भाई मेरे यहाँ ये कर्मचारी नहीं आया, मेरे यहाँ ये कर्मचारी बीमार पड़ गया, तो उस दौरान जो 25% रिजर्व रखे रहते हैं उसमें से ड्यूटी लगाते हैं। अब 25% में जिसकी सी ड्यूटी लगनी हो एट द टाइम लग गई। अब एट द टाइम इलेक्शन जब चल रहा हो तभी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, हो सकता है भर भर चुनाव चल रहा हो, किसी को पोखरी धर ले, क्या कर सकते हो भाई, रात को अन्न बन कुछ खाया हो, ऐसा हो सकता है कि क्या पकड़ ले, पोखरी पकड़ ले, तब तुमको तुरंत रिप्लेस कर। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे एक सेक्टर ऑफिसर होता है, अब यहां से एक नया पोस्ट आया, क्या, सेक्टर ऑफिसर। सेक्टर ऑफिसर कौन है, जिसके अंडर में 10 या 15 मतदान केंद्र होते हैं, तो 10-15 मतदान केंद्र के ऊपर एक ऑफिसर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्टर ऑफिसर। उसको बहुत पहले से ट्रेन करते हैं, एक तो रूट को दिखाते हैं, उसके साथ पटवारी होता है या रोजगार सहायक जो होता है वो होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि कौन कौन सा गांव कहां कहां से जाएगा। सेक्टर ऑफिसर कैसे जानेगा, तो उसके लिए ऐसा आदमी बैठा होता है जिसको रूट का पता हो, रूट गार्ड कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब सेक्टर ऑफिसर के पास में 2 या 3 सेट का मशीन रिजर्व रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोले तो मत पेटी और मत पत्र रखा होता है। मान लो ऐसा हो गया कि एक आदमी आया दारू पी करके, जितना मत पत्र है सबको लूटा और लूट के फाड़ दिया, माचिस मार दिया, ले कर ले चुनाव का गए, क्या कर लोगे तुम, वहां मशीन आया हथौड़ा में थॉट टाइप का मार के तोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। तो 1-2 रिजर्व मशीनें, और यहाँ पर मत पत्र और मत पेटी उसके पास कार में बुलेरो में पड़ी होती है, उसके साथ एक गार्ड भी होता है, और 3-4 कर्मचारियों को हर रैंक का, एक पोलिंग ऑफिसर, एक पोलिंग ऑफिसर 2-3 और एक पीठासीन, इन सबको अपने गाड़ी में धर के घूमते रहता है। सुबह चुनाव जब चालू होता है तब से उसका गाड़ी चालू होता है और दिन भर घूमता है जब तक चुनाव खत्म ना हो जाए, और तब तक वो लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर इस ड्यूरेशन में किसी की तबीयत खराब हो गई, कि कोई नहीं आया, या हो सकता है वहां गया और रात को अपने घर भाग गया, क्या कर लोगे, ऐसा भी हो सकता है। तुमने बकायदा यहाँ से विदा किया, अपने मतदान केंद्र तक पहुंचा, अब बोला कि मैं भात खा के आता हूँ, भाग गया, आवे नहीं किया, तो कल चुनाव नहीं कराओगे, ऐसा थोड़ी है भाई। तो तुरंत तुमको जो अपने पास रिजर्व है उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा।
भगवान करेगा तुम शासकीय कर्मचारी बनो तो तुम्हारी ड्यूटी लग जाए पर रिजर्व में ना लगे। उसका कारण यह है कि यदि तुम्हारे साथ तो 24 घंटा तक घुमा, रात दिन दिन भर, अगर जरूरत पड़ी तो तुमको क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, और जरूरत नहीं पड़ी तो शाम को चुनाव खत्म होने के बाद तुमको छोड़ दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग की नजर में तुमने ड्यूटी नहीं किया, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। और तुम कह रहे हो साले घुमाए तो हो, पर नहीं मिलेगा। इसलिए जो रिजर्व में रहते हैं उन लोग मरते रहते हैं कि हमारा ड्यूटी लग जाए। वो लोग खुद कहते हैं, वो लोग घूमते रहते हैं जैसे बैग वैसे, तो नहीं आएगा टीम मोहल्ला लगवा ले धर 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 ऐसे करके घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ फंसने से बेहतर है भैया ड्यूटी कर ले, ड्यूटी करके जो भी 1000-2000 मिलेगा मिल जाएगा, फुर्सत पाएंगे, ऐसा लगता है। क्लियर हो गया बात? तो ये लिखा जरूर है पर ऐसा होता नहीं है, रिजर्व होता है, रिजर्व को अपन तुरंत लगा देते हैं। प्रेक्षक, प्रेक्षक ऑब्जर्वर, जैसे विधानसभा का लोकसभा का चुनाव होता है तो अदर स्टेट के आईएएस अधिकारी ऑब्जर्वर बन के आते हैं, अदर स्टेट के, और ये जो कमेंट्स कर दिए वही कमेंट्स फुल एंड फाइनल है निर्वाचन आयोग के लिए। तो जितना आवभगत इनका होता है उतना आवभगत किसी का नहीं होता, जितना आवभगत इनका होता है भाई, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर हो रहा है बात? इन ड्यूरेशन ऑफ इलेक्शंस मेरा काम इन्हीं को वो करना था, बताना था, इसलिए मेरा हालत बड़ा खराब होता था। कुछ उसमें से ऐसे लोग भी आते थे जिनको हिंदी समझ ही नहीं आता था, तो मेरे को भी गूगल बाबा का सहारा लेना पड़ता था, बहुत दिक्कत होता था, डांट बहुत खाता था इस चक्कर में। इंग्लिश गड़बड़ होती थी तो इनको बकायदा लिख के देना होता था मीटिंग प्रोसीड को कि क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसीजंस लिए गए, कितने फोर्सेस है, सब चीजें। ये सब समझ में आ गया? ये सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि यही रिपोर्ट करते हैं, उसके आधार पर कलेक्टर और बाकी लोग को अप्रिशिएट मिलता है या उनको डांट फटकार पड़ती है इलेक्शन कमीशन से। तो इनको सारी चीजें ठीक ठाक लगी तो ये ओके रिपोर्ट देंगे तो सब ठीक है, और ओके रिपोर्ट नहीं देंगे तो गड़बड़ है। 5-6 लोग आते हैं एक साथ अलग अलग बहुत सारे कामों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होगा, मतदान को पारदर्शी बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है। और ऑब्जर्वर के नीचे एक और होता है ऑब्जर्वर, जिसको बोलते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो ऑब्जर्वर केवल और केवल सेंट्रल एम्प्लॉइज को ही बनाए जाते हैं, जैसे एनटीपीसी, एसीसीएल, रेलवे, जीजीयू के ऑफिसर्स जो होंगे, प्रोफेसर होंगे, उन्हीं को ही हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर एम्प्लॉयमेंट करते हैं, बाकी किसी को नहीं किया जाता। तो ऑब्जर्वर के नीचे क्या होता है? माइक्रो ऑब्जर्वर। क्लियर हो गया? इतने सारी चीज हो गई। अब आ गया क्या? मतदान केंद्र की घोषणा। तो कहां पर वोट पड़ेगा उसकी घोषणा जिस दिन चुनाव होगा उसके कितने दिन पहले करना होता है? 20 दिन पहले। ये चीजें क्लियर हो गई? पक्का? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें से किसी को भाई? नहीं है ना? ठीक। अब देखिए, अब आते हैं अपन अध्याय 6, नामांकन पत्र भरने हेतु सूचना। कोई भी पोस्ट के लिए चुनाव लड़ना हो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्म भरते हैं उसको नॉमिनेशन फॉर्म या नामांकन पत्र कहा जाता है। नामांकन पत्र की यदि हम बात करें, ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंच के लिए अलग, सरपंच के लिए अलग, जनपद जिला पंचायत सदस्य के लिए अलग अलग नामांकन फॉर्म भरवाए जाते हैं। ठीक है, नामांकन फॉर्म को वापस लेने की तारीख, मतलब नामांकन फॉर्म भरने, अगर तुमको नहीं लड़ना है चुनाव तो नामांकन फॉर्म को वापस लेने, इन सब का तारीख, समय, स्थान की घोषणा कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। क्लियर हो गया? सामान्यतः इसकी घोषणा कितने दिन पहले की जाती है? 7 दिन पहले। जैसे मान लो अगर 25 अक्टूबर को फॉर्म भरवाना है तो 18 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा कि 25 अक्टूबर से निर्वाचन के लिए फॉर्म भरवाए जाएंगे। 25 से 28 तक फॉर्म भरा जाएगा। 28 से 30 तक कोई व्यक्ति चाहता है नाम को वापस लेना तो वापस ले सकता है। उसके बाद मान लीजिए बोलेगा कि 30 तारीख को फिल्टर या स्क्रूटनी की जाएगी, पात्र पात्र की घोषणा की जाएगी, ऐसा करके अलग अलग डेट को डिक्लेयर करता है। अच्छा, पीएससी ने एक बार इसी डेट को पूछ दिया था, अधिसूचना कब जारी की गई, ये कब की गई, कोड बना बना पूछ, क्योंकि करंट पूछा था, ऐसा पूछता नहीं है। पर जैसे भी मान लो चुनाव होगा और चुनाव के बाद तुम्हारा परीक्षा फंसेगा, तो जितना परीक्षा होगा 6 महीने तक उस सब में तुम्हारा पंचायत चुनाव का क्वेश्चन आएगा। और इस साल तो नया निर्णय ले रहे हैं कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय को एक साथ कराएंगे वाला निर्णय ले रहे हैं, तो और क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी अभी नोटिफिकेशंस निकलेंगे उन सब डेट को एज अ इंपॉर्टेंट मान करके नोट्स में लिखते चलना। पेपर में आएंगे, पेपर्स को पढ़ना, पेपर को पढ़ करके नोट कर लेना। क्लियर हो रहा है बात भाई? अब देखिए, नामांकन पत्र उसी कहते हैं, नाम निर्देशन पत्र उसी कहते हैं, इंग्लिश में नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हर के लिए अलग अलग फॉर्म है। तो कोई बोले पद का फॉर्म का प्रारूप मतलब ड्राफ्ट कहां पर है? जैसे आप लोग निवास प्रमाण पत्र बनवाने जाते होगे तहसील में, तो क्या करते हो? निवास प्रमाण पत्र को टाइप करवाते हो क्या?
₹2 का निवास प्रमाण पत्र खरीदते हो, उसमें कॉलम छूटे रहता है, मैं फलना फलना ऐसा लिखते हो और निवास प्रमाण पत्र देते हो। वैसे ही पहले से रेडीमेड प्रारूप बना हुआ है, ड्राफ्ट फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। पंच के लिए अलग बना है, तो पूछेगा पंच का ड्राफ्ट कहां पर है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के परिशिष्ट 4 क में, ठीक है। सरपंच कहाँ है, तो परिशिष्ट 4 ख में। जनपद कहाँ है, तो परिशिष्ट 4 ग में। और जिला पंचायत के लिए कहाँ है, तो परिशिष्ट 4 घ में। याद रहेगा, बस परिशिष्ट वर्ड को याद रखना है। जैसे आप समझिएगा ध्यान से, एक होता है भाग, उसके अधीन होता है अनुच्छेद, एक होता है अनुसूची, और उससे नीचे एक और चीज होता है, इसको कहते हैं परिशिष्ट। भारतीय संविधान में 5 परिशिष्ट है। कितने परिशिष्ट है, 5 परिशिष्ट। तो परिशिष्ट एक छोटा सा जगह होता है जहां पर सारे प्रारूप बने होते हैं, ठीक है। तो उन प्रारूपों का वर्णन है, प्रारूप समझते हो ना, हाँ, इमेजेस बने होते हैं कि ड्राफ्ट के। तो जनपद यहां से याद कर लेना, पंच के लिए 4 का, सरपंच के लिए 4 ख, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4 ग, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 घ। अब आते हैं क्या, सीटों का आरक्षण की सूचना तो कौन देगा, रिटर्निंग ऑफिसर देगा, पंचायत कार्यालय में चस्पा कर। कोई चस्पा फस्पा नहीं करता, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है। अब इसको बार बार आपको पूछेगा, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा पत्र या शपथ पत्र का प्रस्तुत किया जाना। इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले एक तो फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, उसको पहले पढ़ लेते हैं, समझ जाओगे। एक को पढ़ करके सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ये कहानी खत्म। एक तो पैराग्राफ को देखो, सारा बात समझ जाओगे। दिख रहा है सबको, वही बात को थ्योरी में लिखा है, वही बात को अपन ने क्या बना दिया है, कॉलम बना दिया है। भाई नामांकन पत्र तो सबको भरना होगा, चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, या जिला पंचायत, तो नामांकन पत्र सब देंगे। अब सवाल यह है कि जब हम नामांकन पत्र भरेंगे तो नामांकन पत्र के साथ एक हमको प्रपोजल चाहिए होता है, प्रस्तावक चाहिए होता है। तो पंच के लिए वो कहाँ चुनाव लड़ रहा है, वार्ड। तो वार्ड में जितने मतदाता होंगे उसमें से कोई एक मतदाता को उसके नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर करना होता है कि मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलना व्यक्ति पंच का चुनाव लड़ेगा। ग्राम पंचायत के किसी एक मतदाता को सरपंच के लिए, जनपद पंचायत जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, तो उसमें उसका जो निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी एक मतदाता को जनपद पंचायत के मतदाता उम्मीदवार के लिए, और जिला के किसी भी गांव के एक मतदाता को जिला पंचायत सदस्य के लिए एक प्रस्तावक बनना होता है। मतलब नामांकन पत्र में जैसे हम लोग शपथ पत्र बनाते हैं तो कोई गवाह चाहिए होता है ना, वैसे ही जब वो नामांकन पत्र बनेगा तो उसके एरिया का एक आदमी को उसको प्रस्ताव के तौर पर साइन करना होगा। अब आता है क्या, स्व घोषणा पत्र या शपथ पत्र। दो होता है, एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और एक होता है एफिडेविट। एक होता है क्या, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, और एक होता है क्या, एफिडेविट। समझ में आ रहा है ना। तो पंच को ना तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है ना एफिडेविट देना है, पंच को दोनों नहीं देना है। सरपंच को पहले क्या देना पड़ता था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मतलब नोटरी फोटरी नहीं कराना पड़ता था, खुद घोषित करना पड़ता था कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सब सही है, कोई झूठी नहीं है, फलना ढेकना। क्लियर हो गया। आपसे पूरी जानकारी पूछी जाती है, आपका उम्र, आयु, सास की जमीन पर कब्जा थोड़ी है, संपत्ति कितनी है। ओ किरण करियारे, सब सो रहे हो यार, तो लोग पानी पी तू। तुम मोबाइल को ना मैसेज करो, तुम या तो उधर दूर रखो, तुम्हारा ध्यान नहीं है मोबाइल में, तुम्हारा ध्यान है दिन भर। और बाकी लोग बताओ, इतना किसको सोते हुए देखा मैं, अबे पटले तेरे देखा मैं, जरे मुंह धो, क्या कहां भी घर से आया क्या सीधा, क्या तैयारी करेगा रे बाबा, जा उधर, जा जा मुंह धो के जा, भेज नहीं उसको हथौड़ा मार के, जाए तो फिर बोरिंग उखाड़ देगा वो, जा उधर भाग, मुंह धो के आ। तू भी जा किरण, मुंह धो के आ। हो गया पक्का, सो ली, ठीक है। और बाकी लोग सो लिए, चलो भाई आगे बढ़ते, ध्यान सुनना। तो पहले उसको देना पड़ता था सेल्फ डिक्लेरेशन, कोई नोटरी कराए बिना, अब उसको क्या देना पड़ता है, शपथ पत्र। तो सीधी सी बात है, सरपंच शपथ देगा, जनपद पंचायत सदस्य शपथ देगा, जिला पंचायत सदस्य शपथ पत्र देगा, और पंच को कुछ नहीं देना। बोलेगा सरपंच 19 के पहले क्या देता था, तो 19 के पहले क्या देता था, स्व घोषणा पत्र, अब क्या देता है, शपथ। बस इतनी बात को याद रखना है। तो नामांकन पत्र तीनों भरेंगे, तीनों के लिए चारों भरेंगे, चारों को लेकर प्रस्तावक चाहिए होगा, चारों में से पंच को छोड़ दो, बाकी सबको शपथ पत्र देना होगा। पंच को ना शपथ पत्र देना है, ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना है। और ये तो तुमको याद ही है, 50,000, 2,000, 4,000, और उसका आधा कर दो तो SC ST OBC को, ये वापस हो जाता है। अगर 1/6 ज्यादा वोट मिले तो, नहीं मिले तो
जब्त हो जाता है। क्लियर हो गया? पक्का? यही बात वहां पर लिखा था। अब उसी को और देखना है तो देख लो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर सब बात वही है। यहां तक क्लियर हो गया? फिर देख लो, ना घोषणा पत्र ना शपथ पत्र, सरपंच केवल शपथ पत्र, जनपद जिला पंचायत सदस्य को स्वहस्ताक्षरी शपथ पत्र। प्रस्तावक कौन होगा? तो नामांकन पत्र के साथ प्रस्तावक की सहमति का प्रारूप जमा किया जाता है। पंच के लिए वार्ड का, सरपंच के लिए गांव का, जनपद के लिए उसके निर्वाचन क्षेत्र का, जिला पंचायत के लिए पूरे जिला का कोई व्यक्ति। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों का प्रस्तावक हो सकता। ये बात क्लियर हो गया? अगर मैंने किसी एक जन का प्रस्ताव बनाया तो मैं दूसरे का प्रस्तावक नहीं बन सकता। प्रस्तावक के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं होना चाहिए, वही अपराधी है वही प्रस्तावक बनेगा, तो थोड़ी बनेगा। ये ठीक है, ये खत्म, इतनी बातें। अब हम आते, हाँ बोलो। हाँ ठीक है, वो हमसे मिस्टेक है। हाँ क्यों नहीं होगा भाई, हस्ताक्षर करे बिना कैसे शपथ पत्र लोगे? मैं शपथ करती हूँ कि लिखते हो ना, तो नीचे में हस्ताक्षर करेगा नहीं करेगा? बस वही है। आगे बढ़े। अब ये प्रारूप है, पूछा एक आध बार मैच द कॉलम में, तो याद रखना कि सरपंच के शपथ का प्रारूप कहाँ है, तो प्रारूप ख में, याद रहेगा। जिला पंचायत का कहा, एक तो छूट गया, पंच को भूल गया ये। पंच का है क, सरपंच का है ख, जनपद पंचायत सदस्य का है ग, और जिला पंचायत सदस्य का है घ। क्लियर हो गया? यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र की समीक्षा कर समय उसे नामंजूर कर सकता है। इसमें कौन सा बड़ा बात है भाई? आप जो भी नामांकन फॉर्म देंगे, उस नामांकन फॉर्म को क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? स्क्रूटनी किया जाएगा। किसके द्वारा? रिटर्निंग ऑफिसर का। मान लो तुमने फॉर्म भरा, फॉर्म में अपना बर्थडे लिखना भूल गया, तो क्या होगा? क्या होगा? फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वही तो कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ने फॉर्म में शपथ पत्र नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है। कौन रिजेक्ट करेगा? तो रिटर्निंग ऑफिसर। अब रिटर्निंग ऑफिसर ही क्या करेगा? नामांकन पत्र का परीक्षण करेगा। परीक्षण में यदि त्रुटि पाएगा तो उसे क्या कर देगा? नामंजूर कर देगा। उसे पता चलेगा कि फॉर्म में जानकारी छुपाया है, नहीं दिया है, तो उसे क्या कर देगा रे भाई? उसे हटा देगा। किस 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 कंडीशन में करेगा? तो लिखा हुआ है, यदि फॉर्म अधूरा भरा हुआ हो, या उसके पास योग्यता ना हो, नामांकन पत्र पर उम्मीदवार या प्रस्तावक के क्या ना हो, हस्ताक्षर ना हो, या शपथ पत्र, स्वघोषणा पत्र या जमात राशि को ना दिया हो, एक ही पद के लिए एक से अधिक नामांकन पत्र जमा किया हो, वार्ड क्रमांक 4 से भी डाल दिया, वार्ड क्रमांक 5 से भी डाल दिया, दो ठो पंच का फॉर्म डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। नामांकन पत्र में काट छांट या संशोधन किया गया हो, सरपंच अभ्यर्थी द्वारा प्रतिभूति निक्षेप, जिसको जमात राशि कहते हैं, जमात राशि जमा न किया गया हो, उम्मीदवार की ओर से उसका निर्वाचन अभिकर्ता, प्रस्तावक या कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति नामांकन पत्र के परीक्षण में उपस्थित ना हो। जब स्क्रूटनी हो रहा हो तो सरपंच को खुद उपस्थित होना है, या खुद उपस्थित नहीं हो सकता तो अपने किसको भेजे? एजेंट को भेजे। दोनों में से कोई नहीं आए तो उसका क्या कर देगा? रद्द कर देगा। यदि कोई पंच 2 वार्ड के लिए नामिनेशन पत्र भरता है तो वह किसी एक वार्ड में नाम वापस नहीं लेता है, तो पहले वार्ड के लिए जमा किया गया नामांकन पत्र क्या होगा? मान्य होगा। जैसे मैंने बोला कि पहले 4 के लिए भरा, फिर 5 के लिए भरा, तो 5 रिजेक्ट होगा, 4 क्या होगा? मान्य होगा। क्लियर हो गया? यही सब बात कर रहे हैं। अब यहां से आगे बढ़ते। कोई अभ्यर्थी एक ही पद के लिए 2 या 2 से अधिक नामांकन पत्र नहीं दे सकता। ये सबको पता है। मतलब 2 वार्ड के लिए पंच नहीं भर सकते, 2 गांव के लिए सरपंच नहीं भर सकते, 2 जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं चुन सकते, और 2 जिला पंचायत के लिए। लेकिन पंच सरपंच का भर सकते हो, पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य का भर सकते हो, पंच सरपंच जनपद पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य का भर सकते हो। एक ही स्तर के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते, पर अलग अलग लेयर के लिए 1 2 3 4 भर सकते हो। क्लियर हो गया? वही बात लिखा है, उसको बार बार पढ़ूं क्या? कोई जरूरत नहीं है, सेम बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अपील। मान लो यदि किसी व्यक्ति का फॉर्म अवैध घोषित कर दिया गया तो अपील कहां करेगा? समझ में आ रहा है ना? उसको लगा गलत तरीके से जानबूझकर मुझे हटाने के लिए मेरे फॉर्म को गलत तरीके से क्या कर दिया गया? नामंजूर कर दिया गया। तो पंच और सरपंच कहां अपील करेंगे? एसडीएम को। जनपद पंचायत का सदस्य कहां करेगा? कलेक्टर को। जिला पंचायत का सदस्य करेगा किसको? संचालक पंचायत को। किसको करेगा? संचालक पंचायत को। हो गया रे भाई। अब आ गया निर्वाचन के लिए चुनाव चिन्ह, चश्मा छाप, गिलास छाप, जानते तो, बीड़ी छाप, जानते हो ना? तो निर्वाचन के लिए चिन्ह का आवंटन कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। भूलना मत, चुनाव चिन्ह का निर्धारण कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग।
क्लियर हो गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह का निर्धारण करेगा, लेकिन उसका आवंटन अर्थात बंटवारा कौन करेगा? तो बंटवारा करेगा रिटर्निंग ऑफिसर। यहीं पर गड़बड़ होती है, चूक होती है, ध्यान रखना। चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करेगा और उसका आवंटन कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब ध्यान सुनना, चुनाव चिन्ह का आवंटन किस बेस पर किया जाएगा? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसको पूछा है, बार बार 4 उम्मीदवारों का नाम लिख देगा और बोलेगा कि इसका नाम ऊपर होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर समझते हो कि नहीं समझते हो? पक्का? अगर मैं बोलता हूं, चलो ठीक है, KAN, ठीक, KAM, के, किसका नाम ऊपर किसका नाम नीचे? एम पहले आता है कि एन पहले आता है? तो नीचे वाला ऊपर रहेगा और ऊपर वाला नीचे रहेगा। पक्का समझ गए ना? अब ये सेम नाम वालों में दिक्कत होता है, बाकी में दिक्कत तो नहीं होता। ठीक है, ABCD को जानते हो, पर बाकी सेम सेम नाम आएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची और चुनाव चिन्ह की एक प्रति किसको दी जाएगी? कैंडिडेट को भी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार को दिया गया प्रतीक चिन्ह असंगत हो तो अपील अधिकारी होंगे। असंगत समझते हो? मतलब, हाँ मतलब अनबन चुनाव चिन्ह मिल गया, छपा हुआ है चश्मा छाप, और उसको मिल गया गिलास छाप, तो कैसे प्रचार प्रसार करेगा? मतलब जो सरकार ने जो सूची दी उसमें क्या छिप लिखा हुआ है? चश्मा, और कैंडिडेट को क्या मिल गया? गिलास, और सरकारी तौर पे क्या छपा हुआ है? चश्मा। तो अपील कर सकता है कि भैया मेरे को जो दिया गया है वो मेरा नहीं है। तो किसको करेगा? ग्राम पंचायत वाले लोग, SDM को, मतलब इसको जिला निर्वाचन अधिकारी को, कलेक्टर को, जनपद पंचायत वाले कमिश्नर को, और जिला पंचायत वाले राज्य निर्वाचन आयोग को। अब बोल रहा है निर्वाचन का स्थान कहाँ होगा? तो निर्वाचन का स्थान 100 से 500 की जनसंख्या हेतु एक मतदान केंद्र बनाया जाता है। इसको याद रखना, एक मतदान केंद्र कितनी जनसंख्या बनाया जाता है? 100 से 500। तो निर्वाचन का जो स्थान है, ठीक है, वो कौन तय करेगा? अगर बोलेगा तो कौन करेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी। कितने दिन पहले डिसाइड करेगा? 20 दिन। बोलेगा एक मतदान केंद्र कितनी जनसंख्या बनाया जाएगा? तो 100 से 500। क्लियर हो गया? मतदान केंद्र की सूची कौन जारी करेगा? तो रिटर्निंग अधिकारी। सब कॉमन कॉमन चीजें है ना। अब यहाँ पर ध्यान सुनो, देखो, अभ्यर्थी और उसके अभिकर्ता पहले बता चुका हूं मैं। जे कैंडिडेट कितने प्रकार के एजेंट नियुक्त कर सकता है? 3। एक चुनाव फॉर्म डालने के दौरान निर्वाचन, एक इलेक्शन के दौरान मतदान, और एक काउंटिंग के दौरान कौन? गणना। क्लियर हो गया? एक कैंडिडेट भाई 3 लेयर से गुजरता है। चुनाव का फॉर्म डालना पहला चरण है, चुनाव होना दूसरा चरण है, गणना होना तीसरा चरण है। फॉर्म डालने के समय आएगा वो निर्वाचन अभिकर्ता, काउंटिंग के टाइम जो अंदर बैठा रहेगा जो बताया था वो कौन है? मतदान अभिकर्ता, और जो सॉरी काउंटिंग बोलता हूँ, वोटिंग के टाइम जो बैठा रहेगा वो मतदान अभिकर्ता, और जब गणना होगा तो अंदर बैठा रहेगा उसे कहते हैं क्या? हाँ, ये वहां पर अलग अलग एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती पंचायत चुनाव में, क्योंकि ऑन द स्पॉट इलेक्शन काउंटिंग होती है। पर विधानसभा में चुनाव होता है, उस दिन से 20 दिन बाद गणना होती है। चुनाव का स्थान मतदान केंद्र है, पर गणना का स्थान ITI भवन कोनी है बिलासपुर के मामले में। तो उस दिन के लिए अलग उनको एजेंट चाहिए होता है। क्लियर हो रहा है बात ना? पक्का? तो इस कंडीशन में पंचायत चुनाव में तो उसी दिन तुरंत आनंद फानंद चटमंगनी पट भी है, तो वहीं का वहीं गणना होता है। तो एक ही एजेंट दोनों काम कर देता है, मतदान का भी और गणना का भी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं कि मतदान होने वाला था और मतदान या गणना प्रारंभ होने से पहले एजेंट की जो नियुक्ति है वो रद्द हो जाए, या एजेंट की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो अभ्यर्थी नया एजेंट नियुक्त करने के लिए रिक्वेस्ट डालेगा, तो रिटर्निंग ऑफिसर की उसके आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति क्या बना देगा? अभिकर्ता बना देगा। बात एकदम सरल है, पर PSC में पूछेगा घुमा घुमा के, दिमाग काम नहीं करता है, बाकी एकदम इजी है। ठीक है, प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन पहला, दूसरा क्या है? मतदान, और तीसरा क्या है? गणना के लिए अधिकतम 2 अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। 2 मतलब 2 निर्वाचन के लिए, 2 मतदान के लिए, 2 गणना के लिए। ऐसा 2 मत सोचना ना। क्यों? ताकि बाथरूम जाना हो, खाना खाना हो, तो एक दूसरे को क्या कर सके? रिप्लेस कर सके, इसलिए। क्लियर हो गया? 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं जरूरत पड़ा तो। अध्याय 8। अध्याय 8 क्या है आपका? सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया, जो ये पूछी थी कौन? मायावती। ये समझ लो ध्यान से। सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या है सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट है कि मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु या नाम वापस लेना, ये पॉइंट है। चुनाव होने वाला था, चुनाव होने वाला था,
उसी समय किसी अभ्यर्थी की मृत्यु मतदान प्रारंभ होने से पूर्व हो जाए। ठीक, अब इस कहानी को सुनना। ए, बी, सी, डी 4 लोग सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं। कल चुनाव है, आज डी की मृत्यु हो गई, तो चुनाव रद्द होगा कि चुनाव होगा? होगा, 3 कैंडिडेट के साथ। सी की मृत्यु हो जाए उसी दिन, 2 लोग का, चुनाव रद्द होगा कि चुनाव होगा? होगा। बी, सी और डी तीनों की मृत्यु हो जाए, चुनाव होगा कि रद्द होगा? रद्द होगा। अगर सारे कैंडिडेट के मृत्यु हो जाने के बाद एक कैंडिडेट ही शेष रहे तो चुनाव रद्द होगा, उसकी अगली तिथि जारी की जाएगी। अगला कंडीशन, ए, बी, सी, डी। डी मर गया और सी ने नाम वापस ले लिया, बोला चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव होगा कि चुनाव रद्द होगा? सुनो ध्यान से, फिर बताना मुझे। रद्द होगा कि चुनाव होगा? चुनाव होगा, क्योंकि अभी भी 2 कैंडिडेट बाकी हैं। डी मर गया, सी और बी दोनों नाम वापस ले लिया, चुनाव रद्द होगा कि होगा? चुनाव होगा, रद्द नहीं होगा। 2 लोगों ने नाम वापस लिया है और निर्विरोध बिना चुनाव के ए को विजयी घोषित किया जाएगा। चुनाव नहीं होगा लेकिन ए निर्विरोध विजयी घोषित किया जाएगा। अगला कंडीशन, तीनों ने नाम वापस लिया, निर्विरोध जीत जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? जय सीताराम। आगे बढ़ते हैं, कोई समझाने का आवश्यकता नहीं है, वही चीज बात है। और दोबारा चुनाव होगा, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। दोबारा चुनाव होगा तो दोबारा फॉर्म भरना, तो किसको नहीं भरना पड़ेगा? जो जिंदा है। भाई ए जिंदा है ना, तो ए नहीं भरेगा, बाकी 3 लोग मर गए। अब 3 फिर से फॉर्म भरना है, मान लो जरूरी नहीं 3, इस बार हो सकता है 1 ही जन फॉर्म भरे, पर जो फॉर्म भरेगा वो दोबारा भरेगा। ठीक है, कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, बता तो दिया यार। उच्च निर्वाचन निर्विरोध, 1 जन शेष रहेगा नाम वापस लेने के बाद, तो उसे क्या घोषित किया जाएगा? निर्विरोध। अब हो गया निर्वाचन का स्थगन। निर्वाचन कैसे स्थगित होगा तो ध्यान से देख लो। मतदान तिथि के पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को यह पता चल जाए कि कोई अभ्यर्थी उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग के लिए स्थान आरक्षित है, तो निर्वाचन स्थगित कर दिया जाएगा। मतलब एसटी के लिए रिजर्व था और एसटी कैंडिडेट कोई है ही नहीं, तो निर्वाचन क्या हो जाएगा? स्थगित हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचन के लिए मतदान प्रक्रिया, तो भाई त्रिस्तरीय पंचायत मतलब जिला जनपद पंचायत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता, तो ईवीएम मशीन से ये वोट नहीं होता। इसके लिए किसका प्रयोग होता है? मत पेटी और मत पत्र। मत पेटी कौन होता है? तो लोहे से बनी हुई बक्सानुमा एक पेटी है जिसमें मत पत्र को मोड़कर डाला जाता है। ठीक है। अगर किसी कारणवश मत पेटी विनिष्ट हो जाए, मतलब खराब हो जाए या गड़बड़ी हो जाए, तो मतदान केंद्र का निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा? शून्य घोषित। कई लोग धर के भाग जाते हैं मत पेटी को, लोहा को, इसीलिए तो शून्य हो जाएगा, वो लिखा है। मत पत्र क्या है? मतदाता के द्वारा जिस पत्र पर शुभिन्नक चिन्ह अंकित कर मत दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? मत पत्र कहते हैं। पंचायत चुनाव मतदाता एक साथ 4 वोट देता है, क्या क्या? पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य। यहां तक क्लियर हो गया? भ्रम की स्थिति निर्मित ना हो, 4 फॉर्म भरता है तो इसलिए चारों के लिए अलग अलग मत पत्र का प्रयोग किया जाता है। मत पत्र का रंग, इस बात को याद रखना, स्थायी नहीं है, हर चुनाव के लिए बदलता है। लेकिन वर्ष 2015 और 2019 के चुनाव में मत पत्रों का रंग एक समान था, अभी बदला नहीं गया है। अगले बार चुनाव हो तो हो सकता है बदल जाए। तो इसका कोड है सनी पीगू। क्या कोड है? सनी पीगू। स मतलब सफेद, पी नीला मतलब सरपंच के लिए नीला, पंच के लिए सफेद और जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जनपद पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी। सनी पीगू, भूलोगे तो नहीं? पंच, सरपंच, जनपद, जिला। स सफेद, नी नीला, पी पीला, गु गुलाबी। 2 ही बार का है, अगली बार हो सकता है भी गड़बड़ हो जाए, मैं नहीं बोल सकता, परमानेंट नहीं है। अभी जो चुनाव हो उस पर रंग बदल सकता है। रंग बदलने का अधिकार किसको है? निर्वाचन आयोग को। पर अभी चुनाव में मत पत्र का रंग पंच के लिए क्या था? सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद के लिए पीला और आपके जिला के लिए। अब आ गया मतदाता की पहचान। कोई मतदाता आया, 415 नंबर समारोह,
कैसे पहचानोगे? तो सीधी बात है, मतदाता सूची में मिलान कर और बूथ लेवल ऑफिसर और एजेंट से परीक्षण कराकर, एजेंट उसी गांव का रहता है, पहचानेगा समारोह है कि समारोह नहीं है। क्लियर हो गया? अब आता है टेंडर वोट। क्या बोलते हैं इसको? टेंडर वोट, सॉरी इसको बोलते हैं चैलेंज वोट। क्या बोलते हैं? चैलेंज वोट। अभ्याचेपित मत या चैलेंज वोट। चैलेंज वोट क्या है, ध्यान से सुनना। स्ट्रक्चर याद आ गया सबको? प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 2 3 और ये क्या है? एजेंट। ये गेट आया, चिल्लाया 415 समारोह राम। सारे एजेंट 415 में मिलाए, समारोह राम के मुंह को देखे, ओके है, आगे बढ़े। क्लियर? एजेंट डी ने कहा ए समारोह राम नो है, मैं जानता हूं समारोह राम नो है। अब समारोह राम कह रहा है मैं ही समारोह राम हूं। तो एजेंट अगर किसी मतदाता के पहचान को चुनौती दे तो एक विशेष प्रक्रिया का पालन किया जाता है वोटिंग के लिए, उसे कहते हैं अभ्याक्षेपित मत या इंग्लिश में कहते हैं चैलेंज वोट। तो यहां पर क्या हुआ कि अब एजेंट ने चैलेंज किया है कि ये नहीं है और जो मतदाता है वो कह रहा है कि मैं वही हूं। तो इस कंडीशन में पंचनामा होता है, 5 लोग को बुलाया जाता है, गांव के प्रतिष्ठित लोगों को पहचान कराई जाती है। जो प्रक्रिया के तहत वोटिंग पड़ती है वो 5 लोग का वही चैलेंज वोट है, जहां पर स्पष्ट होता है कि वो व्यक्ति है या नहीं। चूंकि जिस एजेंट ने चैलेंज किया है वो एक निश्चित अमाउंट जो निर्वाचन आयोग तय करता है वो जमा करता है। अगर वोटर जीत गया, अपना पहचान को प्रूफ किया कि मैं हाँ यही हूं, तो वोटर को पैसा मिल जाएगा, जुर्माना एजेंट देगा। और कहीं अगर एजेंट प्रूफ कर दिया कि वो नहीं है तो फिर वोटर जेल जाएगा। वोटर कहां जाएगा? जेल जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है अभ्याक्षेपित मत। कभी जाने की आवश्यकता नहीं है, गलती से मत करना, बहुत सजा होता है।